मोस्ट वेलकम बैक टू और मैराथन इरिगेशन के हम क्विक रिवीजन नोट्स देख रहे थे जिसमें अपना ये पार्ट 2 है। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन ये है ना कि मतलब ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट निकालने बोल रहा है। क्वेश्चन था कोई, उसका क्वेश्चन नहीं है, स्क्रीनशॉट किया गया है। इसमें ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट निकालने के लिए बोला गया है। इसमें आपको फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट दिया हुआ है, वाटर कन्वे इफिशियंसी भी दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको बोला जाए कि नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट दिया हुआ है और कन्वे इफिशियंसी भी दिया हुआ है। ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट पूछ रहा है तो इसके लिए क्या कीजिएगा। तो अगर भाई ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट दिया हुआ रहेगा, उसके बाद मतलब फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट दिया रहेगा और कन्वे इफिशियंसी भी दिया रहेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट के लिए फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट बटा में वाटर कन्वे इफिशियंसी। यही अगर भाई देवे नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट यहाँ पे दिया हुआ रहता है तो वही ग्रोस इरिगेशन का फॉर्मूला हो जाता है नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट बटा में वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी। अगर भाई देवे ऊपर नेट रहेगा तो नीचे वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी रहेगा। अगर ऊपर में ग्रोस रहेगा तो नीचे अगर भाई देवे ऊपर में फील्ड रहेगा तो नीचे में कन्वे इफिशियंसी होगा। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ था फील्ड दिया हुआ था और कन्वे दिया हुआ था। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट बटा में वाटर कन्वे इफिशियंसी। तो फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट 8 दिया हुआ है और कन्वे इफिशियंसी 75% है। तो उसको परसेंट को हटा के यहाँ पे पुट कीजिए, आपका 10.67 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। वही आगे देखिए यहाँ पे क्या चाहिए बोलते हैं, दो फार्मूला है फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट का और ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट का। तो ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट और फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला देख लीजिए। फील्ड इरिगेशन का कहेगा ना, तो अगर बाई द वे फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट कहेगा तो वहाँ पे हम गलती बता दिए। यहाँ पे ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट का एक ही फार्मूला होता है, ग्रोस का एक ही फार्मूला होता है, वहाँ पे गलती बताए हैं हम पीछे। तो यहाँ पे देखिए ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट का एक ही फार्मूला होता है फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट बटा में वाटर कन्वे इफिशियंसी, और इसी को पुट करके हम नॉमेरिकल को सॉल्व कर लिए हैं। तो ग्रोस का फार्मूला, ग्रोस से पहले कुछ होता है फील्ड होता है, तो फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट बटा में वाटर कन्वे इफिशियंसी। और कहेगा आपको कि फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, तो फील्ड से पहले क्या होता है नेट होता है, तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट बटा में वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी। वही कह देगा आप, फॉर्मूला एक और है ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट कह देगा। तो ग्रोस का हम बताए थे कि ग्रोस से पहले होता है फील्ड, तो फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट बटा में वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी। ये दोनों फार्मूला यहाँ कन्फर्म कर दिए और दोनों फार्मूला पर क्वेश्चन अच्छे से पूछा जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखिए द मेथड इज टू रिमूव द सेलिनिटी ऑफ द सॉइल्स, हाँ लीचिंग से या तो जिप्सम से। आगे बढ़ते हैं। बीच ऑफ द फ्लोइंग इल इफेक्ट ऑफ इरिगेशन डैम्प क्लाइमेट, कहने का मतलब इल इफेक्ट कब होता है आपको इरिगेशन में, जब डैम्प हो जाता है, मैंने बहुत ज़्यादा डेम्परेंस कंटेक्ट कर लेता है ना, तब मतलब जो होता है ना इरिगेशन सिस्टम जो बीमार पड़ जाता है। तो इल इफेक्ट कब होता है, जब डैम्प कनेक्ट करता है तब। आगे चलते हैं। इफ कनेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ द एन ए प्लस Ca2 एंड Mg+2 आर 25 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रिस्पेक्टिवली, देन सोडियम ऑब्जर्वेशन रेशियो आई मीन सार वैल्यू, सोडियम ऑब्जर्वेशन रेशियो क्या होगा, सार वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला देखिए एन ए वाला बताते हैं कि ऊपर में एन ए होता है, Ca2 प्लस नीचे हो जाता है, Mg+2 नीचे हो जाता है, रूट में होता है। तो कितना दिया हुआ है, सी एन ए पहले तो दिया है कितना 20 दिया है, सी ए दिया है 5 दिया है और Mg 3 दिया है। तो आपको पुट कीजिएगा, यहाँ देखिए आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे एन ए ऊपर में 20 पुट किया और नीचे में 5 3 8 है, 8 और 2 से कटा तो 4 दूनी के 8 और 2 दूनी के 4, तब 4 हो गया। अब देखिए वो 5 3 8 हुआ ना, तो 8 को काटे 2 से तो 4, तो 2 दूनी के 4, तो 20 को काटेंगे तो 10 आंसर हो जाएगा। अब जानते हैं आप टेबल रिवाइज कर दिए हैं। और देखिए जहाँ भी फसल के पूछेगा कि इनमें से कौन सा रबी फसल है कौन सा खरीफ फसल है, तो इसको हिंदी में करके आंसर मारना है आपको। तो चलिए देखते हैं रबी फसल कौन कौन होता है। एकदम गांव देहात वाला दिमाग में लाइए और बात तो सोचिए कि रबी फसल मतलब ठंडा वाला फसल। तो गेहूँ कब बुनते हैं आप, ठंडा में बुनते हैं। चना भी ठंडा में बुनाता है धान कटाने के बाद। जौ भी, जैसे गेहूँ साथ में जौ बुनाता है। सरसों भी ठंडे में बुनाता है। तो कंफर्म कीजिए रबी फसल जितना ठंडा वाला, ध्यान लगाइए फसल, धान कटाने के बाद कुछ कुछ बुनाता है, गेहूँ बुनाता है, जौ बुनाता है, चना बुनाता है, सरसों भी बुनाता है। तो सब जो धान कटने के बाद जो भी फसल बोए जाते हैं ना, उसे रबी फसल बोलते हैं। कौची कौची देखिए, आंख बंद कीजिए, आप तो गाँव देहात के हैं तो अच्छे से समझिएगा। गेहूँ, जौ, चना, सरसों, ये सारे के सारे रबी फसल होते हैं। अब बताइए रबी से खरीफ फसल क्या होता है, जिसे हम मानसून फसल भी बोलते हैं, जिसके मानसून फसल बोलता है। जो मानसून फसल मतलब जो बारिश के दिन में रोपा जाता है। तो चावल, धान, फिर कपास को भी, सोयाबीन को भी, मकई अब ये बुनते हैं बारिश के दिन में, ज्वार भी और बाजरा भी, सारे के सारे हम खरीफ फसल में रोपते हैं। कौन जो खरीफ फसल में हो जाता है, चावल, धान मानसून सीजन में, कपास को भी रोपते हैं, फिर बाजरा को भी, ज्वार को भी, ज्वार बाजरा इसी में आ जाएगा, मक्का और सोयाबीन इसी में, मकई को हम रोपते हैं धान के दिन में ही, उसके बाद सोयाबीन को भी इसी के दिन में रोपते हैं। एक खरीफ फसल में आया था। आँख में तो ध्यान लगाइए कौन कौन,
चावल धान हो जाएगा, मकई हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा, सोयाबीन हो जाएगा, कपास हो जाएगा। ये सारे के सारे आ जाते हैं कौन, खरीफ फसल में। अब देखिए खरीफ क्रॉप्स आल्सो कॉल्ड, हाँ खरीफ क्रॉप्स जो मतलब बारिश के दिन में रोपते हैं तो खरीफ को ही मानसून क्रॉप्स बोलते हैं। आगे देखिए, अ चैनल इन विच नाइदर सिल्टिंग नॉर स्कोरिंग टेक पैलेस इज नोन एज रेजिम चैनल। कौन सा चैनल जहाँ पर ना ही सिल्टिंग होता है ना ही स्कोरिंग होता है, उसको क्या बोलते हैं, रेजिम चैनल। ओके, आगे देखते हैं। बोर्ड, फ्री बोर्ड बोल रहा है। अगर भाई डिस्चार्ज दिले रहेगा और फ्री बोर्ड पूछेगा तो डिस्चार्ज को रेंज में याद कीजिए तो फ्री बोर्ड में याद कीजिए। तो फ्री बोर्ड कितना हो जाता है, तो 50 से शुरू होता है और 1 से 5 से भी शुरू होता है। तो 0.50, 0.60, 0.75, 0.90 ऐसे याद कीजिए। और यहाँ पे डिस्चार्ज याद कीजिए, 1 से 5 होता है, 5 से 10 होता है, 10 से 30 होता है और 30 से लेकर 150 तक हो जाता है मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो डिस्चार्ज और फिर एक्सटेंड ऑफ फ्री बोर्ड। तो डिस्चार्ज यहाँ है और फ्री बोर्ड यहाँ है। तो डिस्चार्ज कितना है, 1 से 5, फिर 5 से 10, फिर 10 से 30 और 30 से 150। तो फिर से कंप्लीट कीजिए, 1 से 5 होता है फ्री बोर्ड, सॉरी डिस्चार्ज 1 से 5 होता है, फिर 5 से 10 होता है, 10 से 30 होता है, 30 से 150 हो जाता है। ओके ना। फिर एक्सटेंड ऑफ फ्री बोर्ड कितना होता है, 0.50 होता है फ्री बोर्ड, 0.50 होता है फ्री बोर्ड, फिर 50 के बाद 60 हो जाता है फ्री बोर्ड। जैसे मतलब कहने का मतलब डिस्चार्ज बढ़ रहा है ना तो फ्री बोर्ड भी बढ़ रहा है। तो 0.50 हुआ, 0.60 होता है, 0.75 होता है, 0.90 हो जाता है। ओके, 0.50, 0.60, 0.60 के बाद 75, 75 के बाद 90। ओके, अब यहाँ पे देखिए चैनल को बता रहे हैं जिसको बारे में पहले भी बता चुके हैं। अगर भाई दबे रिज चैनल या तो फिर वेस्टर्न चैनल बोलेंगे तो, फिर कंटूर चैनल या सिंगल बैंक चैनल बोलेंगे तो, फिर साइड स्लोप चैनल बोलेंगे तो। अगर रिड चैनल बोलेगा तो इसको अलाइड किया जाता है अलॉन्ग द रिजिड लाइन, तो उसको बोलते हैं रिड चैनल या तो वेस्टर्न चैनल। इसको अलॉन्ग द कंटूर लाइन, अगर कंटूर लाइन का होता है उसको कंटूर चैनल बोलाएंगे। साइड स्लोप चैनल जो मतलब 90 डिग्री पर होगा ना परपेंडिकुलर टू कंटूर लाइन से, उसको बोलते हैं साइड स्लोप। साइड स्लोप जो चैनल होता है उसको एक ही देने से मतलब पटाता है खेती को। कंटूर चैनल भी एक ही देने से पटाता है, लेकिन रीड चैनल जो रीड जो होता है ना कंटूर लाइन के, सॉरी रीड चैनल जो होता है ना अलॉन्ग द रिज लाइन, रीड चैनल जो होता है ना, जो रीड चैनल होता है अगुल तो रीड चैनल जो होता है अलॉन्ग द रिज लाइन होता है, ये दोनों तरह से खेती को पटाता है। ओके, आगे चलिए देखते हैं क्या है। द टोटल नंबर ऑफ द इंडिपेंडेंट इक्वेशंस फॉर लैसी रेजिन थ्योरी। तो लैसी में कितना इंडिपेंडेंट इक्वेशन होता है, लैसी में इंडिपेंडेंट इक्वेशन कितना होता है, 3 ठो होता है। अगर वेन वन ऑफ द फ्लोइंग इज नोट मेन काउज ऑफ द सॉइल सैलिनिटी और सोडिसिटी, कहने के बाद विच ऑफ द फ्लोइंग नोट द मेन काउज ऑफ द सॉइल सैलिनिटी एंड सोडिसिटी, कौन इसमें कारण नहीं है। यूज ऑफ द हैवी मशीनरी रिजल्टिंग नो सॉइल कंपैक्शन, कहने का मतलब है विच ऑफ द फॉलोइंग द नोट मेन काउज ऑफ द सेलिनिटी, किसके कारण सेलिनिटी नहीं होता है। तो पहले याद कर लीजिए कि सेलिनिटी किससे होता है, और जो छांट लीजिए ऑप्शन था सेलिनिटी इरीगेशन मैनेजमेंट। इरीगेशन मैनेजमेंट अच्छा से नहीं होगा, कभी ज़्यादा पटाइएगा कभी कम पटा दीजिएगा तो सेलिनिटी होगा। तो इरीगेशन मैनेजमेंट के कारण भी होता है। पुअर लैंड लेवलिंग, लैंड को अच्छा से लेवलिंग नहीं कीजिएगा, कहीं ऊँच रहेगा कहीं गबड़ा रह जाएगा तो सेलिनिटी उसके कारण भी होता है। तो पुअर लैंड लेवलिंग कारण होगा। उसके बाद कुछ बोलते हैं लिचिंग विदाउट एडिक्वेट ड्रेनेज, माने ध्यान से आपको नथी नहीं करते हैं, माने ध्यान से नहीं करते हैं उसको ड्रेनेज को, मतलब तो उसको चलते भी एडिक्वेट ड्रेनेज। लिचिंग विदाउट एडिक्वेट ड्रेनेज माने बिना व्यवस्था के बिना व्यवस्था को आप ड्रेनेज कर दीजिएगा। विदाउट एडिक्वेट बोला ना तो बिना व्यवस्था को आप ड्रेनेज कर रहे हैं तो उसके चलते भी लिचिंग होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कंफर्म कीजिए कि द मशीनरी रिजल्टिंग नो सॉइल कंपैक्शन यूज, जिसके कारण सॉइल सैलिनिटी बीच ऑफ द फ्लोइंग नोट मेन काउज ऑफ द सॉइल सैलिनिटी, किसी कारण सॉइल सैलिनिटी नहीं होगा। तो हैवी मशीनरी वगैरह यूज कीजिएगा तो उससे नहीं होगा, बाकी इन 3 को बताएं उसके कारण होगा। ठीक है, आगे देखिए। बाई विच मैथड वन ऑफ कैन डिटरमाइन द एवरेज डेप्थ ऑफ द रेनफॉल ओवर द एरिया। तो कहने का मतलब है कि इसको में थोड़ा कन्फ्यूजन था, इसको कन्फर्म अभी कर देते हैं। अगर भाई आपसे पूछेगा मेथड टू कैन डिटरमाइन द एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल एरिया, अगर एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल एरिया बोलेगा कि एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल एरिया, तो मोस्ट एक्यूरेट बोलेगा तो आइसो हैटल मेथड होगा, आइसो हैटल मेथड होगा। और जहाँ भी बोलेगा कि मतलब एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल निकालना है तो ऐसे अगर बोल दिया कि ऐसी डायरेक्ट है तो अर्थमेटिकल मीन मेथड हो जाएगा। लेकिन अगर भाई देवे मोस्ट एक्यूरेट बोलेगा तो आइसो हैटल मेथड होगा। यहाँ पे आइसो हैटल मेथड ही आंसर क्यों होगा, क्योंकि डिटरमाइन द एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल ओवर द एरिया, ऐसे बोल दिया अगर एरिया पे एवरेज रेनफॉल डेप्थ निकालना है तो ऐसे बोल देगा तो अर्थमेटिकल होगा, और मोस्ट एक्यूरेट बोलेगा तो आइसो हैटल मेथड होगा।
मोस्ट एक्यूरेट बोलेगा तो इक्वेशन फिर से मिलेगा आपको सेट में। तो आइसोहेटल मैथ कब, जब एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल निकालना है, डेप्थ ऑफ रेनफॉल ना, तो मोस्ट एक्यूरेट बोलेगा तो आइसोहेटल, ऐसे बोलेगा तो अर्थमेटिकल। ओके, तो मोस्ट एक्यूरेट कौन होता है एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल के लिए, मोस्ट एक्यूरेट एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल के लिए आइसोहेटल, नहीं तो अर्थमेटिकल मीन। ओके, अब देखिए इसमें बहुत एडिशन पॉइंट आ गया। आइसोबार किसको बोलते हैं, द इमेजिनरी लाइन कनेक्टिंग द पॉइंट ऑफ द इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कनेक्ट करता है उसको आइसोबार बोलते हैं। आइसोबार माने प्रेशर, बी जैसे तो पी बनाइए, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इमेजिनरी लाइन कनेक्टिंग द इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो कनेक्ट करता है ना उसको आइसोबार बोलते हैं। आइसो हेड्स किसको बोलते हैं, आइसो हेड्स इमेजिनरी लाइन कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ द इक्वल अमाउंट ऑफ द रेनफॉल, इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल कहेगा तो आइसो हेड्स, इमेजिनरी लाइन कनेक्टिंग द इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल, इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल तो उसको आइसो हेड्स बोलते हैं। आइसो बाथ्स किसको बोलेंगे, इमेजिनरी लाइन कनेक्टिंग द टू पॉइंट्स इक्वल वाटर टेबल, अगर इक्वल वाटर टेबल तो बाथ में नहाना होता है, पानी से नहाते हैं तो आइसो बाथ है। इक्वल वाटर टेबल कनेक्टिंग द पॉइंट इक्वल वाटर टेबल, आइसो बाथ्स होगा, इक्वल वाटर टेबल तो आइसो बाथ्स हो जाएगा। आइसो हेल्स क्या होता है, लाइन कनेक्टिंग द पॉइंट्स इक्वल सनशाइन हावर्स, सनशाइन हावर्स, सनशाइन हावर्स। ओके, आइसो थर्मल्स क्या होता है, तो इक्वल टेम्परेचर को जो करेगा आइसो थर्मल हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं क्या है, द आइसोप्लिंथ्स आर लाइन मेन थ्रो द पॉइंट हैविंग इक्वल डेप्थ, आइसोप्लिंथ बोला ना तो इवोपो ट्रांसपिरेशन, प्लिंथ जहाँ बोला तो इवोपो ट्रांसपिरेशन होगा, इवोपरेशन भी और ट्रांसपिरेशन भी, इसोप्लिंथ में क्या होगा आइसोप्लिंथ है तो इवोपो ट्रांसपिरेशन। ओके, इन अ बैराज क्रिस्ट लेवल इज नोन इज कैप्ट, मैंने बैराज में क्रिस्ट लेवल क्या रखते हैं तो लो रखते हैं, लार्ज गेट रहते हैं, जो क्रिस्ट लेवल रहता है ना वो लो रहता है लेकिन लार्ज गेट रहता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, इफ द एच द हेड ऑफ द क्रिस्ट रेक्टेंगुलर वेयर डिस्चार्ज वेरीज एच के पावर 1/5 नहीं 1.5। आगे देखिए कह रहा है, आइडेंटिफाई द डिवीजन स्ट्रक्चर दैट एक्ट्स एन आर्टिफिशियली बैरियर अकर्स रिवर और एक्चुअल एक एक्यूरेटली स्टूरी टू प्रिवेंट फ्लडिंग को रोकता है, एड इरिगेशन और नेविगेशन से जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी बाय ट्रायल, उसको बोलते हैं बैराज। बैराज होता है फ्लड को भी रोकता है और बैराज के पास हम मतलब बिजली वगैरह उत्पादन करते हैं, तो बैराज के बारे में बता रहा है। ओके, अल्कलाइन सॉइल्स वेस्ट रिसैंड बाई, ये बता दिए थे कि एडिशन ऑफ जिप्सम एंड लीचिंग, जिप्सम से और लीचिंग से अल्कलाइन को हटा सकते हैं। अब कह रहा है इफ़ द, हाँ इसको अच्छे से याद कीजिएगा, एक दो क्वेश्चन पूछा गया था गलती हो गया दोनों। इफ़ द RL ऑफ कैनाल बेड, आर रिड्यूस लेवल बोल रहा है किसका, कैनाल बेड का कह रहा है, एंड हाई फ्लड लेवल ऑफ ड्रेनेज आर, तो कहने के बाद पहले बोला 212 किसका है, कैनाल का है, 212 कैनाल का है तो कैनाल आपको ज़्यादा हो गया। और बोला हाई फ्लड ड्रेनेज मैंने नदी के बारे में तो 210 मीटर रिस्पेक्टिवली, देन द क्रॉस ड्रेनेज वर्क विल बी, अगर बाय द ऐसे बोलेगा तो आपको यहाँ पे ध्यान लगा थोड़ा एक सेकंड सोचना है कि अगर बाय द रिड्यूस लेवल ऑफ कैनाल, अगर कैनाल बोलेगा कि ज़्यादा मैंने हाइट पे है और ड्रेनेज बोलेगा कम हाइट पे है, तो जिसको ज़्यादा हाइट पे बोलेगा वो ऊपर हो जाएगा, जिसको कम हाइट पे बोलेगा वो नीचे हो जाएगा। यहाँ कुछ बोला कैनाल बेड लेवल 212 है और ड्रेनेज 210 है, तो 212 तो कैनाल किस में ऊपर होता है, तो इक्विडक्ट में ऊपर हो जाता है, इक्विडक्ट में ऊपर हो जाता है। और कैसे बोलते हैं उसमें नदी नीचे हो जाता है तो इक्विडक्ट हो जाएगा। वही क्वेश्चन और पूछा गया था कि जिसमें अगर भाई बोल दिया कि उसमें रिवर ड्रेनेज ऊंचा हो जाता है और नहर नीचे हो जाता है तो उसको सुपर पासेज, तो यहाँ पे आपको इक्विडक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें आपका नहर ऊपर है नदी नीचे है। देखिए वही बताया गया है। अब यहाँ पे कह रहा है ना कि वेन 7 से लेकर 8.5 द वेस्ट सुटेबल pH ऑफ मैक्सिमम यील्ड, अगर विकास करना है आपको इरिगेशन में तो 7 से 8.5 रखिए आप, तो आपका विकास करेगा। फिर 8 से 9 कर दीजिएगा तो आपका विकास घट जाएगा क्रॉप का, और वही 11 रहेगा तो वो कुछ एल्कलाइन और इनफर्टाइल हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा। तो आपको pH रेंज पूछेगा आपको ये है तो बस अगर भाई आपको इनक्रेशन करना है बढ़िया से यील्ड करना है क्रॉप का विकास करना है तो कितना 6.5 से 8.5 है तो 7 से 8 रखिए, और वही कर दीजिएगा आप 8 से 9 कर दीजिएगा तब विकास डिक्रीज हो जाएगा, नहीं विकास करेगा, अल्कलाइन हो जाएगा। अगर 9 हो गया तो अल्कलाइन हो जाएगा। ओके सॉरी 9 नहीं 11 हो गया तो 8 से 9 रहेगा तो विकास रुक जाएगा, 7 से 8.5 या 6 से 6.5 रहेगा तो विकास करेगा, लेकिन 8 से 9 पहुंच गया तो विकास नहीं करेगा, 11 होगा तो सनलाइट हो जाएगा। ओके, अब पूछ रहा है कि वाटर लॉगिंग बार बार पढ़ रहे होंगे आप, तो वाटर लॉगिंग का कारण क्या क्या है वो देख लीजिए। ओवर एंड इंटेसिव इरिगेशन माने बहुत ज़्यादा, इंटेसिव माने कोई रुकावट नहीं, ओवर बहुत ज़्यादा आप पटा देते हैं इरिगेशन कर देते हैं तो उसके बाद आपको वाटर लॉगिंग हो जाता है।
सीपेज ऑफ वाटर फ्रॉम एडजॉइंट हाई लैंड्स, जो ऊपर का लैंड्स होता है ना उसको में से सीपेज होता है, उसके कारण भी आपको लॉगिंग हो जाता है। सीपेज ऑफ वाटर थ्रो कैनाल्स, जो कैनाल जो होता है ना उसके चलते भी सीपेज होता है, तो उससे भी वाटर लॉगिंग हो जाता है। इन एडिक्वेट नेचुरल ड्रेनेज, मैंने अस्थायी नेचुरल ड्रेनेज, जो ड्रेनेज कर रहे हैं ना उसको अस्थायी रूप से नहीं कर रहे हैं, अस्थायी रूप से कर रहे हैं। इन एडिक्वेट नेचुरल ड्रेनेज, इन एडिक्वेट नेचुरल ड्रेनेज उसके चरण कारण भी आपका लॉगिंग हो जाता है। इन एक्सेसिव रेनफॉल, अगर एक्सेसिव रेनफॉल हो रहा है उसके चलते भी आपको वाटर लॉगिंग होता है। सबमर्ज ड्यू टू फ्लड्स, बाढ़ के चलते डूब जाए उसके चलते भी वाटर लॉगिंग होता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए अब आ रहा है कि मतलब एथी नहीं है, कच्चे बोलते हैं रेन गेज ना स्टेबलाइज करते हैं बारिश को, मतलब कलेक्ट करके बताने के लिए कैसे बारिश हुआ है। तो हिली एरिया रहेगा तो रेन गेज कहाँ स्टेबलाइज करेंगे, 130 किलोमीटर स्क्वायर पे। और हिली एरिया रहेगा तो उसमें रेन गेज कहाँ स्टेबलाइज करेंगे, हिली एरिया में 130 किलोमीटर स्क्वायर पे। वही मॉडरेटली एलिवेटेड एरिया रहेगा तो 260 से मॉडरेटली एलिवेटेड एरिया। पहले तो बोले हिली एरिया कहेगा तो हिली के लिए 130 है, हिली के लिए 130 है, लेकिन मॉडरेटली कहेगा तो 260 से 290 किलोमीटर होता है। 260 से 290, 260 से 90, 260 से 390 जाता है। 260 यहीं पे, द्वितीय 6, वहाँ 3 3 के 9, वहाँ पे चल जाएगा 3 3 के 9, तो 260 से 390 जाता है किस में, किलोमीटर स्क्वायर, तो मॉडरेटली में जाता है। और प्लेन एरिया में 520 किलोमीटर स्क्वायर, तो तीनों रिपीट कीजिए। हिल्ली कहेगा तो 130 किलोमीटर स्क्वायर पे, और 260 से लेकर 390 जाएगा। द्वितीय 6, 3 3 के 9, तो 260 से 3 3 के 9, 390 तक मॉडरेटली में। और प्लेन एरिया में 520 किलोमीटर स्क्वायर पे। ओके, आगे चलिए। कह रहा रिकॉर्डिंग रेन गेज होता है नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज, तो यहाँ पर कंफर्म कीजिए नॉन रिकॉर्डिंग कौन होता है, रिकॉर्डिंग क्या होता है। तो नॉन रिकॉर्डिंग में कौन होता है, साइमंस, जो अपने मन को होता है, रिकॉर्डिंग नहीं होता है। वाइडली अडोप्टेड इन इंडिया, इंडिया में नॉन रिकॉर्डिंग के रूप में कौन यूज होता है, साइमंस। डू नॉट रिकॉर्ड द रैन बट ओनली कलेक्ट द रैन, इसको रिकॉर्ड नहीं बताता लेकिन कलेक्ट करके रखता है। और रिकॉर्डिंग में कौन होता है आपको, टिपिंग, उसके बाद वेस्टिंग बकेट टाइप, उसको नेचुरल साइमंस, साइफोन्स है। तो आपको कंफर्म कीजिए कि रिकॉर्डिंग जो होता है ना रैन गैस, जो इंडिया में मोस्टली यूज होता है रिकॉर्डिंग टाइप में, वो साइफोन्स हो जाता है। ओके, लेकिन रिकॉर्डिंग में 3 गो होता है, नॉन रिकॉर्डिंग सीपे का होता है साइमंस, बाकी रिकॉर्डिंग में 3 गो होता है। नेचुरल साइफोन्स सिस्टम्स टाइप्स का होता है 100, फिर टिपिंग बकेट टाइप्स का होता है 100, और उसका वेटिंग बकेट टाइप्स का होता है 100। तो तीनों को कंफर्म कीजिए। एक साइफन जो होता है रेंज ओ, साइफन रेंज जो होता है ना ओ रिकॉर्डिंग में आता है। फिर टिपिंग जो होता है टिप टिप करता है वो भी। उसके बाद कुछ बोलते हैं वेटिंग बकेट जो होता है ना, वेटिंग बकेट वो भी होता है। ओके, तो देखिए अब साइफन के बारे में बता रहे हैं। गिवन मास कर्व, आपको साइफन जो टाइप का जो होता है ना रैन गेज, वो मास कर्व देता है। स्टैंडर्ड रैन गेज अडॉप्टेड इन इंडिया, हाँ साइफोन जो होता है इंडिया में अडॉप्टेड किया जाता है, और क्या बोलते हैं मास कर देता है। तो आपसे पूछ सकता है कि साइफोन मास कर देता है, तो साइफोन मास कर देता है। टिपिंग बैकेट एक और मास कर भी नहीं देता है, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल देता है ये। तो आपसे पूछ सकता है कि इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल याद करने के लिए कौन सा हम रेन गेज का उपयोग करते हैं, तो टिपिंग, जो टिप टिप करता है ना, तो कितना स्पीड में बारिश हो रहा है वो टिप टिप से पकड़ लेता है, तो इसे मास कर्व नहीं देता है। टिपिंग मास कर्व नहीं देता है, इंटेंसिटी को देता है। वेटिंग बकेट ये आपको मास कर देता है। तो वेटिंग बकेट जो होता है ना मास कर देता है, तो मास कर कौन देता है, साइफोन देता है, और वेटिंग बकेट देता है। इंटेंसिटी कौन देता है, तो टिपिंग देता है। नॉन रिकॉर्डिंग कौन है, तो साइमंस। ओके, आगे देखिए अब क्वेश्चन आ गया यहाँ से। आपको वहाँ तक आपको इरिगेशन का जो देती था ना शॉर्ट नोट्स वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ से इन्वायरमेंटल का कुछ छुट्टे हुए क्वेश्चन था वो देख लीजिए। तो इन्वायरमेंटल क्वेश्चन को शुरू करते हैं। प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन वेस्ट वाटर, जो वेस्ट वाटर होता है उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। सिंपल, ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ द पोर्टेंस, पोर्टेंस के डिकम्पोजिशन से आपको वेस्ट वाटर में नाइट्रोजन रहता है। तो आपसे पूछ सकता है कि वेस्ट वाटर में नाइट्रोजन क्यों रहता है और कैसे रहता है, तो पोर्टेंस के कारण आपको वेस्ट वाटर में नाइट्रोजन रहता है। तो आपसे ही पूछ रहा है कि वेस्ट वाटर में नाइट्रोजन क्यों रहता है, तो पोर्टेंस की वजह से वेस्ट वाटर में नाइट्रोजन रहता है। ओके, आगे चलिए। कह रहा है कि रो डोमेस्टिक सीवेज मोस्टली कंटेंस फ्लोइंग फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन। तो रो डोमेस्टिक सीवेज होता है ना, रो डोमेस्टिक सीवेज कहने का मतलब है कि रो डोमेस्टिक सीवेज बोल रहा है, सीवेज, रो डोमेस्टिक सीवेज रहता है ना उसमें नाइट्रोजन किस किस फॉर्म में रहता है, तो ऑर्गेनिक एन के रूप में, अमोनिया एन के रूप में। कंफर्म कीजिए किस में पूछ रहा है, तो डोमेस्टिक सीवेज कौन हुआ, डोमेस्टिक सीवेज बोला है, रो डोमेस्टिक सीवेज, ये सब नहीं, डोमेस्टिक वाटर नहीं बोल रहा है, डोमेस्टिक सीवेज में। तो ऑर्गेनिक एन के रूप में रहता है, अमोनिया एन के रूप में रहता है नाइट्रोजन। ओके, आगे देखिए की पॉइंट्स हैं। हाँ देखिए की पॉइंट किसके बारे में कह रहा है कि द विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड यूज टू डिटरमाइन द कलर ऑफ बेस्ट वाटर। द कलर ऑफ बेस्ट वाटर कहेगा ना, इसमें पिट्टी, पिट्टी स्केल होता है। तो पिट्टी स्केल किसको बोलते हैं, प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल को पिट्टी स्केल बोलते हैं। तो आपको बेस्ट वाटर का अगर कलर याद करना है, कलर ज्ञात करना है, जानना है, तो प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल बोलते हैं, प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल।
तो बेस्ट वाटर का, हम मतलब रो वाटर का नहीं बोल रहे हैं, बेस्ट वाटर का कलर जानना है ना, तो प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल का यूज करते हैं बेस्ट वाटर का कलर जानने के लिए। बेस्ट वाटर जो होता है उसका कलर प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल। ओके, आगे चलिए, कैची कर रहा है यहाँ पे भी की पॉइंट है। की पॉइंट क्या है? हाँ, कह रहा है कि डिस्ट्रैक्टिस डिस डिट्रैक्ट डिट्रैक्टस डिटरिटस डिट्रिटस टैंक इज प्रोवाइड प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, रिमूव द ग्रिट एंड सैंड पार्टिकल्स। कहना डिट्रेस टैंक हो जाता है ना, डिस्ट्रेस टैंक, वो क्या करता है, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट में यूज होता है। डिट्रेस टैंक आपके पास है जो ट्रीटमेंट करते हैं बेस्ट वाटर करते हैं, उसमें जो होता है डिट्रेस टैंक जो होता है ना, प्राइमरी ट्रीटमेंट करता है, रिमूव द ग्रिट एंड फाइन सैंड। ग्रिट और फाइन सैंड को मतलब रिमूव कौन करता है? डिस्ट्रेस टैंक। फिर आया दूसरा सेडिमेंटेशन टैंक और वाटर फिल्टर आर यूज टू रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड। सस्पेंडेड सॉलिड को कौन रिमूव करता है? तो सेडिमेंटेशन टैंक। आपसे पूछ सकता है कि सस्पेंडेड सॉलिड को कौन रिमूव करता है, तो सेडिमेंट टैंक। जो सेडिमेंट टैंक होता है ना, वो सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करता है। आया स्कीमिंग टैंक इज टू रिमूव द थियोल एंड ग्रीसेस। हाँ, स्कीमिंग टैंक जो होता है ना, थियोल और ग्रीसेस को, जो फ्यूल होता है, ग्रीसेस होता है, उसको, तेल को, ऑयल जो होता है, तेल होगा, ग्रीस होगा, इसको कौन रिमूव करता है? तो स्कीमिंग टैंक। स्क्रीनिंग यूज टू रिमूव द लार्ज साइज ऑफ स्टोन एंड ग्रेवल्स। स्क्रीनिंग जो होता है ना, स्क्रीनिंग जो स्क्रीनिंग करते हैं, वो लार्ज साइज का जो स्टोन वगैरह होता है ना, उसको रिमूव करता है स्कीमिंग। तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि लार्ज साइज का स्टूडेंट को सबको कौन रिमूव करता है? स्क्रीनिंग। और ग्रीस को, ऑयल को कौन रिमूव करता है? तो स्कीमिंग टैंक। अगला पूछेगा आपसे कि सस्पेंडेड सॉलिड को कौन रिमूव करता है? तो सेडिमेंटेशन टैंक। और ग्रिट सैंड पार्टिकल से कौन रिमूव करता है? डिस्ट्रेस टैंक। ओके, आगे चलिए, देखिए डिस्ट्रेस टैंक यहाँ पे लिखा गया है ना, वही कह रहा है। बीच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन ट्रू कंबाइंड सिस्टम ऑफ सीवेज सिस्टम। सीवेज सिस्टम में कंबाइंड सिस्टम किसका किसका होता है? तो सीवेज का और रेन वाटर का। कंबाइंड सिस्टम में किसका किसका होता है? सीवेज का, सीवेज जो होता है ना उसका, और रेन वाटर का कंबाइंड सिस्टम होता है। सीवेज का और रेन वाटर का कंबाइंड सिस्टम होता है। ठीक है, आगे चलिए, करा द डिवाइस विच कैन बी अफेक्टिवली यूज टू कंट्रोल गैसेस एज वेल एज पार्टिकुलेट पॉल्यूशन इन इंडस्ट्रियल इमिशंस इज स्प्रे टावर। हाँ, कहने का मतलब जो गैस वगैरह पानी में होता है ना, उसको कौन रिमूव करता है? स्प्रे टावर। तो कंफर्म कीजिए, द डिवाइस विच कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड कंट्रोल द गैसेस एज वेल एज पार्टिकुलेट पॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल स्मेसिस। इंडस्ट्रियल स्टेमिस हो रहा है इंडस्ट्रियल के रूप में, तो स्प्रे टावर रहता है, स्प्रे टावर। ओके, आगे देखिए, कह रहा है कि द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ द डिस्पोजिटिंग द हेजिटेरियस वेस्ट वाटर। जो हेजिटेरियस वेस्ट वाटर उसको कौन मतलब करें? द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर डिस्पोजिंग ऑफ द हेजिटेरियस वेस्ट वाटर। जो हेजिटेरियस वेस्ट वाटर होता है उसको रिमूव कौन कौन करता है? द लैंड डिस्पोजल ऑफ इंसीजर्स इन इनसिनरेशन। कहने का मतलब है द मोस्ट कॉमन मेथड डिस्पोजिंग ऑफ हेजिटेरियस वेस्ट। हेजिटेरियस वेस्ट जो होता है ना, खतरनाक बोल रहा है, जिसे हेजिटेरियस में खतरनाक होता है, अनहेजिटेरियस में तो होता है गैर खतरनाक। तो खतरनाक जो होता है ना, उसको कैसे डिस्पोजिंग करते हैं? तो लैंड डिस्पोजल में और इंसिनरेशन में। जो डिस्टेरियस होता है, खतरनाक होता है, उसको कैसे अथी करते हैं? तो पहला लैंड डिस्पोजल, जो लैंड में डिस्पोजल करते हैं, लैंड डिस्पोजल। और इंसिनरेशन में, लैंड डिस्पोजल में, इंसिनरेशन में, लैंड डिस्पोजल में और इंसिनरेशन में करते हैं। ओके, लैंड डिस्पोजल और इंसिनरेशन में। ठीक है, आगे चलिए, in the activated sludge process sludge volume index is used to decide। किससे डिसाइड करते हैं? रिसर्कुलेशन रेशियो ऑफ स्लज। कहने का मतलब इन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस स्लज वॉल्यूम इंडेक्स यूज टू डिसाइड। कहने एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस होता है ना, उसमें स्लज वॉल्यूम इंडेक्स क्या डिसाइड करता है? रिसर्कुलेशन रेशियो ऑफ स्लज। कहने का मतलब है इन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस था उसके बात कर रहे हैं। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस स्लज वॉल्यूम इंडेक्स यूज टू डिसाइड। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस था उसकी बात कर रहे हैं। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, एक्टिवेटेड स्लज जो प्रोसेस होता है उसकी बात करें। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस स्लज वॉल्यूम इंडेक्स यूज टू डिसाइड रिसर्कुलेशन रेशियो ऑफ स्लज। रिसर्कुलेशन रेशियो ऑफ स्लज में होता है। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस होता है ना, रिसर्कुलेशन रेशियो ऑफ स्लज में होता है। ओके, आगे देखिए, अब ट्रैप के बारे में कह रहा है। अ ट्रैप इज डिप्रेस्ड और बेंट सैनिटरी फिटिंग दैट ऑलवेज रिमेन्स फुल ऑफ वाटर एंड कनेक्टेड द स्लज पाइप। ट्रैप जो होता है ना, स्लज पाइप से कनेक्ट होता है। ट्रैप जो लगाते हैं घर में अपना, वो स्लज पाइप से कनेक्ट होता है। ओके, फॉल गैसेस को एंट्री नहीं करने देता है। देखिए, वही कह रहा है कि द
वेस्ट आउटलेट ऑफ द बाथ ट्यूब इन कनेक्टेड टू द स्लज पाइप थ्रो कौन द ट्रैप, स्लज पाइप से ट्रैप कनेक्ट होता है। आगे चलिए, द फ्री डिसॉल्व ऑक्सीजन इन नॉट अवेलेबल टू द सीवेज देन द एनएरोबिक डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं पुट पुट रेफिकेशन। कहने का मतलब है कि फ्री डिसॉल्व ऑक्सीजन अगर नहीं प्रेजेंट रहता ना तो उसको हम बायोडिग्रेडेबल भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरा कह रहा है फ्री ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल, नहीं अवेलेबल है फ्री ऑक्सीजन इन सीवेज, सीवेज में नहीं अवेलेबल है। देन एनएरोबिक डिकम्पोजिशन, एनएरोबिक कहा तो आएगा, एनएरोबिक नहीं कहता तो बायोडिग्रेडेबल हो जाता है। जहाँ पे फ्री ऑक्सीजन नहीं ना रहता उसको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। यहाँ कह रहा है एनएरोबिक डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड पुट रेफिकेशन, पुट रेफिकेशन कहेंगे उसको हम, पुट रेफिकेशन, एनारोबिक डिकम्पोजिशन पुट रेफिकेशन। ओके, आगे देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज कोड यूज टू द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर सप्लाई ड्रेनेज एंड सैनिटेशन। कहने का मतलब है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग कोड, कौन सा कोड यूज करते हैं वाटर सप्लाई और ड्रेनेज के लिए, तो 1172/1993, 1172/1993, IS कोड 1172/1993, इसको हम यूज करते हैं। काहे ला यूज करते हैं इसको, हम काहे ला यूज करते हैं, याद कीजिए काहे ला यूज करते हैं हम, तो ड्रेनेज वगैरह जो होता है ना, हम पढ़े होंगे इन्वायरमेंटल के, ड्रेनेज वगैरह का यूज कौन करते हैं, ड्रेनेज वगैरह करने के लिए कौन सा कोड यूज करते हैं, तो 1172 ड्रेनेज, 1172/1993 ड्रेनेज के लिए, 1172/1993। ओके, COD और BOD रेशियो फ्रेश वाटर इक्वल टू 1, COD और BOD का रेशियो कितना होता है फ्रेश वाटर का, COD और BOD का, आंख बंद करके ध्यान लगाइए, COD और BOD का रेशियो कितना होता है फ्रेश वाटर के लिए, तो फ्रेश है तो 1। ओके, अब कह रहा है पाइप विच कैरिड डिस्चार्ज फ्रॉम वाटर क्लोज्ड इन कॉल्ड, उसको बोलते हैं सॉइल पाइप। कहने का मतलब है कि वाटर क्लोज जो पानी को, मतलब पाइप विच कैरी, जो पाइप जो कैरी करता है वाटर क्लोज का पाइप, मतलब कौन सा मैंने पाइप यूज करता है डिस्चार्ज फ्रॉम द वाटर क्लोज, जो पाइप जो होता है ना, कौन सा पाइप को यूज करते हैं वाटर क्लोज से पानी को कैरी करने के लिए, तो सॉइल पाइप को। जैसे बाथरूम वगैरह से सॉइली पाइप होता है, लेकिन इसमें वाटर क्लोज से भी जो तो पानी को कैरी करता है ना, वाटर क्लोज का पानी को कैरी करता है वो भी सॉइली पाइप होता है। ओके, अब कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस टेक्स पैलेस इन ट्रिंकलिंग फिल्टर, बीच ऑफ फ्लोइंग प्रोसेस टेक पैलेस ट्रिंकलिंग फिल्टर, इन ट्रिंकलिंग फिल्टर बायोफिल्ट्रेशन, ट्रिंकलिंग फिल्टर में बायोफिल्ट्रेशन होता है। इन बीच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस टेक पैलेस ट्रिंकलिंग फिल्टर, जो ट्रिंकलिंग फिल्टर होता है ना उसमें कौन होता है बायोफिल्ट्रेशन होता है। ट्रिंकलिंग फिल्टर जो होता है आपका ट्रिंकलिंग फिल्टर, उसमें बायोफिल्ट्रेशन होता है। ट्रिंकलिंग फिल्टर में जो ट्रिंकलिंग फिल्टर होता है उसमें बायोफिल्ट्रेशन होता है, ट्रिंकलिंग फिल्टर में बायोफिल्ट्रेशन होता है। ओके, आगे देखिए, व्हाट विल हैपन व्हेन द एलम इज मिक्सड विथ वाटर, अगर भाई जब एलम को मतलब वाटर से मिलाते हैं तो उसमें क्या होता है उसका पीएच वैल्यू घट जाता है, डिक्रीज द पीएच वैल्यू। अगर भाई जब पानी में, कहने का मतलब है जो हैपन द व्हेन द एलम मिक्स्ड विद द कोगुलेंट से एलम मिक्स्ड विथ वाटर, कहने व्हाट हैपन द एलम इज मिक्स्ड विथ कोगुलेंट, एलम इज मिक्स्ड विथ वाटर कोगुलेंट, मैंने एलम को जब ऐड करते हैं पानी में तो क्या होता है उसका पीएच वैल्यू घट जाता है, पीएच वैल्यू घट जाता है, क्षारीय हो जाता है, पीएच वैल्यू घट जाता है। ओके, आइडेंटिफाई द वन ऑफ विच द नोट ओजोन लेयर डिस्प्लेटिंग केमिकल्स, कौन जो ओजोन लेयर को नहीं मतलब खत्म करता है, डिस्प्लेट करता है, तो कॉपर सल्फेट जो होता है नहीं करता है, कॉपर सल्फेट जो होता है नहीं करता है, कंफर्म कीजिए कॉपर सल्फेट नहीं करता है। ओके, बाकी करता है तो देख ही रहे हैं, कॉपर सल्फेट नहीं करता है, कॉपर जो सल्फेट होता है नहीं करता है। ओके, अब देखिए, द पंप बिहेवियर विच अकर्स इन द सुपर एडेटिक कंडीशन विच लाइट टू मॉडरेट wind speed in the presence of the large scale thermal adage is known as looping pump। कहने का मतलब है ना कि पंप लूपिंग पंप के बारे में बता रहा है कि द पंप बिहेवियर विच अकर्स सुपर एडिबेटिक कंडीशन, सुपर एडिबेटिक कंडीशन विथ लाइट टू मॉडरेट विंड स्पीड, लाइट टू मॉडरेट विंड स्पीड बोल रहा है, लाइट टू मॉडरेट विंड स्पीड इन प्रेजेंस ऑफ लार्ज स्केल थर्मल एडीज आर नोन एज, तो लूपिंग पंप बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं लूपिंग पंप। कब लूपिंग पंप कब बोलते हैं, द लाइट टू मॉडरेट विंड, लाइट टू मॉडरेट बोल रहा है, लाइट टू मॉडरेट तो लूपिंग बोलते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ मैन होल, उसके हिसाब से बोल रहा है कि डेप्थ ऑफ मैन होल से बांटा गया है। देखिए यहाँ पे देख लीजिए पहले, द नॉर्मल और मीडियम मेन हॉल हैज डेप्थ अबाउट 1.5 मीटर। कहने का मतलब नॉर्मल और मीडियम जो मेन हॉल होता है ना उसका डेप्थ कितना होता है, नॉर्मल और मीडियम मेन हॉल का डेप्थ कितना होता है, नॉर्मल और मीडियम, नॉर्मल बोल रहे हैं और मीडियम बोल रहे हैं, इसका कितना होता है 1.5 मीटर का। आपसे पूछ सकता है डेप्थ ऑफ मेन होल पूछता है, नॉर्मल और मीडियम का पूछा, नॉर्मल और मीडियम को पूछा था 1.5 मीटर, नहीं कंफर्म हुआ तो बता दे रहे हैं, नॉर्मल का 1.5 मीटर, नॉर्मल टू मीडियम देख लीजिए 1.5 मीटर। अब यहाँ पे कंफर्म कर लीजिए, अकॉर्डिंग टू डेप्थ
ऑफ मैन होल क्लासिफाइड सैलो मैन होल, नॉर्मल मैन होल और डीप मैन होल। तो सैलो मैन होल जो होता है ना उसका कितना होता है 750 से लेकर 700 से लेकर 900 एम तक हो जाता है मैन होल का डेप्थ। सैलो मैन होल को कहेगा तो सैलो में आंख बंद कर ध्यान लगाइए कि सैलो मैन होल को कहेगा ना तो उसका 700 से 900 एम हो जाता है डेप्थ सैलो का। ओके, किसका? सैलो का। दूसरा कहेगा मीडियम मैन होल, तो उसका क्या होता है 900 से लेकर 150 एम तक हो जाता है, 1500 एम तक हो जाता है। अगर मीडियम बोलेगा पहले 700 से 900 और फिर 900 से आगे बढ़िए कंटिन्यू 900 से लेकर 1500 एम तक हो जाता है मीडियम मैन होल का। अब वही आगे चलिए बोल देगा आपको डीप मैन होल। अगर बाय द डीप मैन होल बोलेगा तो डीप मैन होल का कितना हो जाता है डेप्थ मोर देन कितना हो जाता है 1500 एम। तो तीन को बोले सैलो मैन होल बोले, फिर मीडियम बोले और डीप बोले। तो सैलो का 700 से 900 और मीडियम का 900 से 1500 और डीप का मोर देन 1500। ओके, तो यहाँ पूछ रहा था किसका नॉर्मल और मीडियम मैन होल। तो मीडियम बोलबे कि नॉर्मल और मीडियम बोलबे किए तो मीडियम कितना हो जाता है नॉर्मल और मीडियम कितना हो जाता है देखिए 900 से 1500 तो वही 1500 तक हमारे मिनिमम नहीं मैक्सिमम वाला हमारे 1500 तो वही 1.5 मीटर। आगे देखिए इन्वर्टेड साइफन से प्रोवाइड वेन अ सीवर क्रॉस रिवर। माने इन्वर्टेड साइफन जो होता है ना इन्वर्टेड साइफन अगर रिवर क्रॉस करेगा तो इन्वर्टेड साइफन का हम प्रयोग करते हैं। तो इन्वर्टेड साइफन का कब प्रयोग करते हैं साइफन इन्वर्टेड साइफन का भी यूज करते हैं जब सीवर आप आपका जब मतलब कोई भी मतलब सीवर नाली रिवर से क्रॉस करता है ना तो इन्वर्टेड साइफन का प्रयोग करते हैं। ओके, आगे देखिए अब कह दिया ना स्टोक्स लॉ कहाँ से कहाँ वैलिड होता है। स्टोक्स लॉ तो 0.2 से लेकर 0.0002 तक स्टोक्स लॉ होता है। स्टोक्स लॉ का स्टोक्स ही नहीं है 0.2 से लेकर 0.0002 तक चल जाता है स्टोक्स लॉ। ओके, अब आगे देखिए वाई प्रोपोर्शनल फ्लो वेयर प्रोवाइड इन अ ग्रिड चैम्बर। कहने का मतलब प्रोपोर्शनल फ्लो क्यों हम ग्रिड चैम्बर में प्रोवाइड करते हैं वो बताइए हमको। ग्रिड चैम्बर जानते हैं ना, तो ग्रिड चैम्बर में प्रोपोर्शनल फ्लो क्यों हम प्रोवाइड करते हैं टू मेंटेन द कांस्टेंट फ्लो वेलोसिटी इन द ग्रिड चैम्बर सर्टेन डेप्थ। कहने मेंटेन द कांस्टेंट फ्लो को मेंटेन करने के लिए प्रोपोर्शनल फ्लो ऑफ वेयर प्रोवाइड करते हैं। प्रोपोर्शनल फ्लो ऑफ वेयर क्यों प्रोवाइड करते हैं ग्रिड चैम्बर में तो कांस्टेंट फ्लो को मेंटेन करने के लिए। अगर बाय द वे ग्रिड चैम्बर में प्रोपोर्शनल फ्लो प्रोवाइड किया गया है तो किसके लिए फ्लो को मेंटेन करने के लिए मेंटेन द कांस्टेंट फ्लो कांस्टेंट फ्लो को मेंटेन करने के लिए। ओके, अब आगे देखते हैं यहाँ पे 3 गो टेस्ट हैं एयर टेस्ट वाटर टेस्ट और स्मोक टेस्ट। तीनों टेस्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग टेस्ट परफॉर्म्ड टू डिटेक्ट द लीकेज ऑफ रेन वाटर पाइप इन टेस्टिंग ऑफ हाउस सीवरेज। रेन वाटर पाइप तो स्मोक टेस्ट कर रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग टेस्ट परफॉर्म्ड डिटेक्टेड द लीकेज ऑफ रेन वाटर पाइप को बोला लीकेज ऑफ रेन वाटर पाइप इन द टेस्ट ऑफ हाउस सीवरेज रहेगा ना हाउस सीवरेज वो भी रेन वाटर पाइप रहेगा तो स्मोक टेस्ट करते हैं। आगे देखिए इसमें कैसे कैसे बताया गया है। पहले एयर टेस्ट जनरली यूज टू टेस्ट अंडरग्राउंड एंड वर्टिकल पाइप। अगर अंडरग्राउंड एंड वर्टिकल पाइप कहेगा अंडरग्राउंड है वो भी वर्टिकल पाइप है तो एयर टेस्ट करेंगे। अब वाटर टेस्ट मोस्ट कॉमनली यूज टू अंडरग्राउंड हाउस सीवरेज पाइप। अंडरग्राउंड हाउस सीवरेज पाइप कहेगा तो वाटर टेस्ट करेंगे। ऐसे उसमें भी अंडरग्राउंड बोला है इसमें भी अंडरग्राउंड है तो पकड़िए कैसे का अंडरग्राउंड वर्टिकल कहेगा तो भी जैसा नहीं ए होता है तो एयर टेस्ट करेंगे। अगर अंडरग्राउंड बोलेगा लेकिन उसमें सीवरेज पाइप बोलेगा तो वाटर टेस्ट करेंगे। ठीक है, अब स्मोक टेस्ट जो आगे देखे हैं उसको देखिए यानी यूज टू डिटेक्ट लीकेज एग्जिस्टिंग वर्टिकल स्लज पाइप रेन वाटर पाइप। अगर रेन वाटर पाइप बोला है ना तब इसको स्मोक टेस्ट कहे हैं। देखिए यहाँ पे कहा है ना कि लीकेज रेन वाटर पाइप कहेगा तो स्मोक टेस्ट। रेन वाटर जैसे बारिश में देखते हैं ना सिगरेट बहुत पीता है लोग तो वही से कह रहा है कि रेन वाटर में स्मोक टेस्ट। ओके, आगे देखते हैं हाइड्रोलॉजिकली फॉर ड्राई वेदर फ्लो द बेस्ट सीवरेज सेक्शंस ओवल शेप्स। कहने का मतलब है हाइड्रोलॉजिकल फॉर ड्राई वेदर फ्लो वेस्ट सीवरेज सेक्शन माने ड्राई वेदर के लिए कौन बेस्ट होता है तो ओवल शेप्ड जो होता है ना वो ड्राई वेदर के लिए बेस्ट होता है। हाइड्रोलॉजिकल फॉर ड्राई वेदर फ्लो वेस्ट सीवरेज सेक्शंस। ड्राई वेदर के लिए कौन होता है वेस्ट ड्राई वेदर के लिए ओवल शेप। ड्राई वेदर के लिए कौन बेस्ट होता है तो ओवल शेप जो होता है ना ड्राई वेदर के लिए बेस्ट होता है ओवल शेप। ओके, आगे यहाँ पे देखिए सबका यहाँ बताया गया है ओवल शेप सीवरेज जनरली यूज टू कंबाइंड सीवरेज दिस सीवरेज जनरली सेल्फ क्लीनिंग। हाँ, ओवल शेप जो होता है सेल्फ क्लीनिंग होता है तो कंफर्म कीजिए कि जो ओवल शेप जो होता है ना वो सेल्फ क्लीनिंग होता है। ओके, और सबसे बेस्ट भी होता है ड्राई वेदर के लिए। और इंजीनियरिंग शेप जो होता है ना सेक्शन आर प्रेफर टू कंबाइंड सीवरेज के लिए इंजीनियरिंग शेप का सीवर यूज करते हैं कंबाइंड के लिए इंजीनियरिंग शेप। ओके, आगे देखिए
हाँ, अब दिया है डाया और उसके हिसाब से मिनिमम ग्रेडियंट। अब जब नाली बनाते हैं तो उसका डाया के हिसाब से सीवर जो नाली बनाते हैं तो बराबर नहीं बनाते, थोड़ा ढलान बनाते हैं। क्यों? क्योंकि मतलब अच्छा से सेल्फ क्लीनिंग हो जाए उसमें। तो इसके लिए हम देखिए इसमें डाया इतना रहेगा तो कितना होगा उसको ग्रेडियंट वो देखिए। तो इधर सीक्वेंस याद कीजिए, 150, 200, 250, 300, मैंने 50 के सीक्वेंस में बढ़ रहा है। तो 150 से शुरू होता है डाया, फिर 200 जाता है, फिर 250 जाता है, फिर 300 जाता है। तो आँख बंद कीजिए, 150, उसके बाद 200, फिर उसके बाद 250, उसके बाद 300, इतना डाया हो गया। और ग्रेडियंट कितना होता है? 70 से वहाँ 50 था तो 70, 1 इन 70 जाएगा, 1 इन 250 हो जाएगा, 1 इन 360 जाएगा, 1 इन 450 जाएगा। तो देखिए 1 इन वहाँ छोड़ दीजिए, 70, 250, 360, 450। तो कन्फर्म कीजिए 70 से कितना जा रहा है? 250, 250 से कितना जा रहा है? 360 जा रहा है, 360 से 450। ओके कन्फर्म। 170, फिर 250, फिर 360, फिर 450। कन्फर्म हो गया होगा। 170, 250, आंख बंद करके 250, फिर 360, फिर 450। ओके आगे देखिए, व्हाट इज द केजेल्डल नाइट केजेल्डल नाइट्रोजनिया सीवेज, सम ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, सम ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। इस तरह का लैंग्वेज देगा कैजेटेलिया टाइप का। तो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और अमोनिया नाइट्रोजन को सम हो जाता है। ओके आगे देखती है, इन अ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विच ऑफ द फ्लोइंग वॉल्व विल वर्क ऑटोमेटिकली, कौन ऑटोमेटिकली काम करता है? कौन सा वॉल्व जो ऑटोमेटिकली काम करता है? चेक वॉल्व। इन अ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क होता है ना, उनमें बीच ऑफ द फ्लोइंग वॉल्व विल वर्क ऑटोमेटिकली, कौन ऑटोमेटिकली काम करता है? कौन सा वॉल्व ऑटोमेटिकली काम करता है? तो चेक वॉल्व। इन अ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बीच ऑफ द फ्लोइंग वॉल्व विल वर्क ऑटोमेटिकली, कौन ऑटोमेटिकली काम करता है? तो चेक वॉल्व। चेक वॉल्व को जानते हैं ना आप? तो चेक वॉल्व जो होता है ना ऑटोमेटिकली काम करता है। चेक वॉल्व ना, तो चेक वॉल्व जो होता है ना ऑटोमेटिकली काम करता है। चेक वॉल्व, आपको कौन सा वॉल्व जो ऑटोमेटिकली काम करता है? चेक वॉल्व। ओके आगे देखिए, वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉइंट्स कैन बी, कोई भी वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉइंट जो होता है ना, वेस्ट वाटर का जो स्टेबलाइजेशन पॉइंट होता है, तो इसमें एरोबिक भी हो सकता है, एनारोबिक हो सकता है, फ्लोकुलेटिव भी हो सकता है। वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉइंट जो होता है, वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉइंट एरोबिक हो सकता है, एनारोबिक भी हो सकता है, फ्लोकुलेटिव भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। ओके आगे देखते हैं, एडवांस ट्रीटमेंट ऑफ द रिमूवल द नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स विल प्रिवेंट, कहने का मतलब एडवांस्ड ट्रीटमेंट फॉर रिमूव द नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स विल प्रिवेंट यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन एडवांस जो ट्रीटमेंट है जो रिमूव करता है नाइट्रेट्स को और फॉस्फेट्स को, उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन बोलते हैं जो कौन कौन नाइट्रेट्स को और फॉस्फेट्स को रिमूव करता है। नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स को जो रिमूव करता है इसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। ओके आगे देखिए, द केमिकल यूज टू नालगोंडा टेक्निक, तो उसमें कौन होता है? लाइम होता है और एलम होता है। नालगोंडा टेक्निक जो होता है ना फ्लोराइड को रिमूव करने के लिए, तो नालगोंडा टेक्निक जो होता है ना उसके लिए क्या होता है? लाइम और एलम। नालगोंडा टेक्निक में लाइम और एलम होता है, लाइम और एलम होता है। ओके आगे देखिए, द बायोकेमिकल फोर्स विच हेल्प द इफेक्टिंग द सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस इन अ स्ट्रीम इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, द बायोकेमिकल फोर्स विच हेल्प द अफेक्टिंग द सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस इन स्ट्रीम, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सेल्फ क्लीनिंग ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में, देखिए यहाँ पे बताया गया है। इन अ न्यूट्रल फोर्स प्यूरिफिकेशन बायोकेमिकल फोर्स बीच अफेक्टिंग द सेल्फ प्यूरिफिकेशन, उसमें क्या होता है? रिडक्शन। तो दो को होता है इसमें। कह रहा है कि द बायोकेमिकल फोर्स, बायोकेमिकल फोर्स है, कौन सा फोर्स है? बायोकेमिकल फोर्स विच हेल्प द अफेक्टिंग द सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ स्ट्रीम, सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ स्ट्रीम। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, सेल्फ प्यूरिफिकेशन, सेल्फ प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन नहीं सेल्फ प्यूरिफिकेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, सेल्फ प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन हो रहा है, सेल्फ प्यूरिफिकेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ओके तो ये कह रहा है सेल्फ प्यूरिफिकेशन, इसमें रिडक्शन, और रिडक्शन नहीं है तो रिडक्शन यहाँ पे हो गया। आगे चलिए, आगे क्या है? एरोबिक पॉइंट क्या होता है, एनारोबिक पॉइंट क्या होता है और फ्लोकुलेटिंग पॉइंट क्या होता है? इस सब में आपको पूछ रहा है कि इसमें से डेप्थ क्या होता है। एरोबिक पॉइंट का डेप्थ क्या होता है? तो 0.5 मीटर हो जाता है। एरोबिक पॉइंट का डेप्थ पूछता है तो एरोबिक पॉइंट का डेप्थ क्या होता है? 0.5 मीटर। एनारोबिक का कितना हो जाता है? 2.5 से 5 मीटर, 2.5 से 5 मीटर।
एन एरोबिक का कितना होता है 2.5 से 5 मीटर, और फ्लोक्लेटिव का कितना होता है 1 से 2 मीटर। तो कंफर्म कीजिए, एरोबिक का सबसे कम होता है 0.5 मीटर, एन एरोबिक का कितना होता है 2.5 से 5 मीटर, और फ्लोक्लेंट का कितना होता है 1 से 2 मीटर। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है एनएरोबिक का, कितना डेप्थ है एनएरोबिक का डेप्थ कितना होता है 2.5 से 5 मीटर, फ्लोक्लेट का क्या होता है फ्लोक्लेट का 1 से 2 मीटर। ओके, तो यहाँ पे देखिए वही कह रहा है मैक्सिमम डेप्थ ऑफ अलाउड एरोबिक तो 0.5 मीटर, एनएरोबिक का था 2.5 से 5 मीटर, फ्लोक्लेट का था 1 से 2 मीटर। द प्रोसेस मिक्सिंग द सीवेज विथ लार्ज वॉल्यूम ऑफ द वाटर कीप इन एरोबिक कंडीशन इज नोन एज डाइल्यूशन। कहने का मतलब द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग द सीवेज विथ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, सीवेज के साथ वाटर को मिला रहा है, सीवेज जो है ना उसके साथ वाटर को मिला रहा है, तो एरोबिक कंडीशन इज नोन एज तो डाइल्यूशन कहते हैं। एरोबिक कंडीशन में वो भी तो उसको डाइल्यूशन बोलते हैं। किसको डाइल्यूशन बोलते हैं, तो मिक्स करना है सीवेज को लार्ज वाटर के साथ, लार्ज वाटर सीवेज को लार्ज वाटर के साथ, तो उसको डिल्यूशन बोलते हैं, वो भी एरोबिक डिल्यूशन बोलते हैं। ओके, हाई सीओडी टू बीओडी रेशियो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट रिप्रेजेंट लो बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ द पॉल्यूशन। कहने का मतलब है कि हाई सीओडी बीओडी रेशियो रेशियो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट रिप्रेजेंट्स लो बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ द पोल्यूएंट, लो बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ द पोल्यूएंट, लो बायोडिग्रेडेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है कौन, जब हाई रहेगा सीओडी और बीओडी का रेशियो, तब हाई रहेगा सीओडी और बीओडी का रेशियो, सीओडी और बीओडी, सीओडी और बीओडी का रेशियो जब हाई रहेगा तो लो बायोडिग्रेडेबिलिटी पोल्यूएंट बोलेंगे, तो उसको लो बायोडिग्रेडेबिलिटी पोल्यूएंट बोलेंगे। कब लो बायोडिग्रेडेबिलिटी पोल्यूएंट किसको बोलते हैं, जब हाई रहेगा सीओडी बीओडी, तब हाई रहेगा सीओडी और बीओडी हाई रहेगा तो लो बायोडिग्रेडेबिलिटी पोल्यूएंट होगा, लो हो जाएगा, भाई हाई रहेगा तो लो हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। देखिए आपको जी कह रहा है यहाँ पे कोएफिशिएंट्स इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। हाँ, यहाँ पे अगर भाई देवे सीओडी और बीओडी का रेशियो लेस देन 2 रहेगा तो रेडली बायोडिग्रेडेबिलिटी इफ्लुएंट बोलेंगे, तो उसको रेडली बायोडिग्रेडेबिलिटी इफ्लुएंट बोलेंगे। सीओडी बीओडी का लेस देन 4 रहेगा तो उसको मॉडरेटली बायोडिग्रेडेबिलिटी इफेक्ट इफ्लुएंट बोलेंगे। अगर 4 से ज़्यादा रहेगा तो उसको हार्डली बायोडिग्रेडेबिलिटी इफ्लुएंट बोलेंगे। तो सीओडी और बीओडी अगर लेस देन 2 है तो रेडली बायोडिग्रेडेबिलिटी इफ्लुएंट बोलते हैं। अगर भाई देवे सीओडी बीओडी 4 से ज़्यादा तो मॉडरेटली बायोडिग्रेडेबिलिटी बोलते हैं। अगर 4 से ज़्यादा होगा तो हाइडली बायोडिग्रेडेबल इफ्लुएंट बोलते हैं। तो यहाँ बायोडिग्रेडेबल इफ्लुएंट की बात हो रहा है। अगर भाई देवे 2 से कम होगा, सीओडी बीओडी का रेशियो 2 से कम हुआ तो इसको बोलते हैं रेडली बायोडिग्रेडेबल इफ्लुएंट। अगर 4 से कम होगा तो मॉडरेटली बायोडिग्रेडेबल इफ्लुएंट बोलते हैं। अगर 4 से ज़्यादा होगा तो हार्डली बायोडिग्रेडेबल इफ्लुएंट बोलते हैं। तो किसका सीओडी और बीओडी का रेशियो 2 से कम हुआ तो रेडली बायोडिग्रेडेबल इफ्लुएंट बोलते हैं, 4 से कम हुआ तो उसको बोलते हैं मॉडरेटली बायोडिग्रेडेबल इफ्लुएंट बोलते हैं, 4 से ज़्यादा हो गया तो उसको बोलते हैं हार्डली बायोडिग्रेडेबल इफ्लुएंट बोलते हैं। ओके, चलिए थैंक यू, कंप्लीट हुआ आपका